शुभ संध्या सभी को। पिछली क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था? मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार और बुंदेलखंड का पठार। यदि इनके विस्तार की बात करें कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल पर लगभग 10.7% किसका विस्तार था? मध्य भारत के पठार का। बुंदेलखंड के पठार का 7.7% और उसके पश्चात मालवा के पठार का था 28%। ठीक है, 28% किसका विस्तार था? मालवा के पठार का। जो आज की क्लास है उसमें हमें पढ़ना है जो चौथा भौतिक प्रदेश है वो है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना नाम से ही पता चल रहा है कि इसका विस्तार रीवा और पन्ना और आसपास के जो भी जिले हैं उनमें होगा। ठीक है, तो इसका जो प्रतिशत है मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो आप इसके अनुसार, इस प्रतिशत के अनुसार इससे क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे 3,08,252 का लगभग 11% जितना आएगा, ऐसे ही 28% के लिए मैंने क्या बताया था? 88,222 वर्ग किलोमीटर। और यही सर्वाधिक विस्तार है किसका? मालवा के पठार का। तो जो आज की क्लास है उसमें रीवा पन्ना के पठार के बारे में, उनके जो विशेष बिंदु हमने तय किए हैं, विस्तार, निर्माण क्षेत्र, विशेषताएं, इनके बारे में सामान्य चर्चा करेंगे। ठीक है, सामान्य नहीं, विशेष चर्चा करेंगे। सामान्य तो छोटी छोटी बातें चलते फिरते बता देते हैं, मतलब कोई भी टॉपिक चल रहा है उसी में कहीं रीवा पन्ना का उल्लेख आया तो उसमें हम चर्चा कर लेते हैं। लेकिन आज हम करेंगे गहन चर्चा किसके बारे में? रीवा पन्ना के पठार के बारे में। ठीक है, चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। जो रीवा पन्ना का पठार है उसका विस्तार है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.3%। तो मध्य भारत का पठार और रीवा पन्ना का पठार, इनका क्षेत्रफल लगभग बराबर है। इसी तरह से बुंदेलखंड का पठार और बघेलखंड या पूर्वी पठार, इनका भी जो विस्तार है क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग बराबर ही है। जो बघेलखंड का पठार है उसका 7.3% है, जो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। सबसे बड़ा है मालवा का पठार और सबसे छोटा है बघेलखंड का पठार। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। तो रीवा पन्ना के पठार का जो विस्तार है वो 10.3% भूभाग पर फैला हुआ है। और जो इसकी सीमाएं लगती है या किन किन स्थलाकृतियों से ये घिरा हुआ है, तो आप उत्तर जो क्षेत्र है, उत्तर के क्षेत्र में जो बुंदेलखंड के जिले हैं उत्तर प्रदेश में, वो उत्तरी सीमा तय करते हैं। पूर्वी क्षेत्र की बात करें, नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। इसके अलावा जब बात करें दक्षिण की, तो दक्षिण पूर्व में पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार है। पश्चिमी क्षेत्र में मालवा का पठार, और जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है, ए वाला क्षेत्र, ए है नर्मदा सोनघाटी वाला क्षेत्र। तो इस तरह से सभी ओरों से यह घिरा हुआ है रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो जिले आते हैं उनकी चर्चा करते हैं। जो जिले आएंगे, रीवा तो आएगा ही आएगा, पन्ना भी आता है। दमोह सागर के जो कुछ क्षेत्र बुंदेलखंड में आते हैं, तो कुछ क्षेत्र उनके रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत भी आते हैं। कौन से? दमोह स्पेशली अधिकांश भाग इसका किस में आता है? रीवा पन्ना के पठार में, क्योंकि बॉर्डर पर ही लगा हुआ है। तो रीवा, पन्ना, सतना, दमोह, सागर और सीधी तक, वैसे सीधी का जो क्षेत्र है वो बघेलखंड के अंतर्गत आता है अधिकांशतः। तो रीवा पन्ना, दो तो नाम है ही, नाम में ही है। तो रीवा पन्ना, और पन्ना से जुड़ा हुआ दमोह, दमोह से जुड़ा हुआ सागर, और सतना रीवा से जुड़ा हुआ। तो इस तरह से लगभग प्रमुख रूप से 5 जिले रीवा, पन्ना, दमोह, सतना, सागर, ये प्रमुख रूप से किस में आते हैं? रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत। इस वाले क्षेत्र को, रीवा पन्ना के पठारीय क्षेत्र को एक विशेष नाम दिया जाता है या उपनाम है, वो है विंध्यन कगारी प्रदेश। क्या है इसका उपनाम? विंध्यन कगारी प्रदेश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो विंध्याचल वाला क्षेत्र है, जो रीवा पन्ना का पठार है, वो उसी के किनारे स्थित है, इसलिए इसे विंध्यन कगारी प्रदेश कहा जाता है। पहली बात। दूसरी चीज, इस क्षेत्र में ही कैमूर श्रेणी, जो विंध्याचल का पूर्वी विस्तार है, वो कैमूर श्रेणी भी किस वाले क्षेत्र में स्थित है? रीवा पन्ना के पठार के क्षेत्र में, और आगे बघेलखंड के क्षेत्र तक इसका विस्तार है। विस्तार तो इसका बिहार के सासाराम तक है। और यही श्रेणी है जो यमुना और सोन नदी दोनों के जल द्वि विभाजक का कार्य करती है। किसका शब्द भी कभी कभी जल द्वि विभाजक, जल अर्थात जल, द्वि अर्थात 2 पार्टों में, विभाजन अर्थात बांटती है। तो यमुना नदी उत्तर में और दक्षिण में कौन? सोन नदी।
तो दोनों के जल द्विविभाजक का कार्य करती है, वो है कैमूर श्रेणी, जो किसका विस्तार है, विंध्याचल श्रेणी का विस्तार है, और यह सासाराम बिहार तक विस्तृत है, या वहां तक इसका विस्तार है। तो मध्य प्रदेश में जो प्रमुख रूप से इसका विस्तार वैसे तो जबलपुर कटनी वाले क्षेत्र में है, जहां से केन नदी का उद्गम होता है, उसका कुछ भाग रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत ही आता है। और इसी में दो पर्वत भी स्थित हैं, जिनका नाम है, एक है गिद्धराज पर्वत और दूसरा है त्रिकुट पर्वत। अब इनके बारे में सुनिए, काफी रोचक बातें हैं। गिद्धराज पर्वत, गिद्धराज किसे कहा जाता था, जटायु को, रामायण में सुना है। ये दोनों कहां पर हैं, सतना में स्थित हैं, गिद्धराज पर्वत और त्रिकुट पर्वत। एक त्रिकुट पर्वत कहां पर है, जम्मू कश्मीर में भी है, जहां पर माता वैष्णो देवी का स्थल है, पवित्र स्थान है, उसे त्रिकुट पर्वत भी कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, जो तीन कूट है, तीन पर्वत है, किसको इंडिकेट करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो सतना में जो मैहर तहसील है, उसके अंतर्गत आता है त्रिकुट पर्वत, और त्रिकुट पर्वत पर ही माता शारदा जो शक्तिपीठ है, भारत में कितने शक्तिपीठ है, 52 शक्तिपीठ। एक्चुअल में भारत में है 51 और एक है पाकिस्तान में। इस तरह से 52 शक्तिपीठों के बारे में आपने सुना होगा। जो माता सती थी, जब भगवान शिव उनके मृत शरीर को ले जा रहे थे, तो उनसे अनेक जो अंग हैं उनके गिरे हुए थे पृथ्वी पर। तो भारत के जिन जिन स्थानों पर उनके जो अंग गिरे हुए थे, उन्हें शक्तिपीठ कहा गया। तो भारत में कितने हैं, 51 शक्तिपीठ और एक पाकिस्तान में। तो कुल मिला के 52 शक्तिपीठों में से जो 3 शक्तिपीठ हैं वो कहां पर हैं, हमारे मध्य प्रदेश में। आप कभी उज्जैन जाएंगे तो वहां पर हरसिद्धि माता मंदिर, उज्जैन में कहाँ है, हरसिद्धि माता मंदिर, एक शक्तिपीठ। दूसरा है मैहर जो सतना में है, और तीसरा है अमरकंटक में, अमरकंटक में सोन शक्तिपीठ, सोन शक्तिपीठ जहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो जो 3 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक शक्तिपीठ है, वो है त्रिकुट पर्वत पर, सतना मैहर में त्रिकुट पर्वत पर शक्तिपीठ है, जिसे शारदा शक्तिपीठ कहा जाता है। और इसी को हम कहते हुए हैं कि मैहर की शारदा, माता मैहर की शारदा। तो मैहर क्यों कहा जाता है, माई मतलब माँ, और हार अर्थात जो ए वाला पोर्शन है ना, हार पहनने वाला क्षेत्र, जो हार पहनने वाला भाग है वो वहां पर गिरा था, कहां पर, मैहर में, इसलिए उसे कहा जाता है मैहर, माई का हार। जो 52 शक्तिपीठ है उनमें से जो एक शक्तिपीठ है वो कहां पर है, मैहर में। तो त्रिकुट पर्वत पर ही स्थित है मैहर, जो शारदा माता का मंदिर है। ठीक है। दूसरा है गिद्धराज पर्वत। ये किसकी बात हो रही है, ये हो रही है कैमूर पहाड़ी पर जो 2 पर्वत है उनके बारे में। ठीक है। गिद्धराज किसे कहा जाता है, रामायण में जटायु, जिसने अपने प्राण दे दिए थे रावण के साथ युद्ध करने में, माता जानकी के अपहरण को रोकने हेतु। पढ़ा होगा आपने, सुना भी होगा। और ये सब चीजें आध्यात्मिक हैं, पढ़ना आपको जरूरी चाहिए, मेरा ऐसा अनुमान है, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपके अंदर आध्यात्मिक के साथ साथ जो वैज्ञानिक सोच है उसका भी विकास होता है। लोग कहते हैं कि पूजा करने से क्या होगा या आध्यात्मिक चीज़ें पढ़ने से क्या होगा, तो उनके कारण मानसिक जो पवित्रता है वो आती है, मेरा ऐसा मानना है। हो सकता है आप मुझसे संबद्ध रखते हो या नहीं। यहाँ आते हैं। ठीक है। विषय से विषयांतर होते हैं अधिकांशतः, जब कोई भी बात आध्यात्मिक चर्चा होती है, कोई भी आध्यात्मिक चर्चा होती है तो हम विषय से विषयांतर हो जाते हैं। यहाँ आइए, कहाँ पे थे, कैमूर की पहाड़ी पर हम गिद्धराज पर्वत पर पहुंच गए थे। ठीक है। गिद्धराज पर्वत पर जटायु जी से मुलाकात हुई, तो उन्हीं के एक भाई थे जिनका नाम था संपाति। संपाति का निवास क्षेत्र माना जाता है गिद्धराज पर्वत को, और आज भी सतना में जो रामनगर तहसील है वहीं पर स्थित है क्या, गिद्धराज पर्वत। और यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जो भारतीय प्रजाति के गिद्ध होते हैं वो यहाँ पाए जाते हैं, उन्हीं के नाम पर इसे गिद्धराज पर्वत कहा गया। ठीक है। तो त्रिकुट पर्वत और गिद्धराज पर्वत, यह प्रश्न आ चुका है कि जो त्रिकुट पर्वत है या माता शारदा का जो मंदिर है वो कौन से पर्वत पर स्थित है, तो वो है त्रिकुट पर्वत पर। ठीक है। तो रीवा पन्ना के पठार को विंध्यन कगारी प्रदेश कहा जाता है, और इसी में कैमूर श्रेणी का विस्तार भी है। ठीक है। इसका जो मध्य भाग है वो समतल है। वैसे तो इसकी जो ऊंचाई है या औसत ऊंचाई है तो वो 350 से लेकर 400 मीटर है, लेकिन इसका जो मध्य वाला क्षेत्र है या हम कहें दमोह वाला क्षेत्र, उसी को दमोह का पठार भी कहा जाता है, वो थोड़ा सा समतल है, मैदानी क्षेत्र है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी है गुडविल पीक,
उसी को बोला जाता है सद्भावना शिखर, कालूमारू भी बोला जाता है। तो गुडविल पीक, गुडविल से ही गुड अर्थात अच्छी, सद और विल अर्थात भावना, तो गुडविल पीक सद्भावना शिखर 752 मीटर ऊंची अर्थात बीन जो रीवा पन्ना का पठार है, यहाँ की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुडविल पीक या सद्भावना शिखर। ये जो क्वेश्चन है कभी कभी आते हैं सुमेलित करने में, कुछ दिया रहेगा कुछ और दिया रहेगा, उनको सुमेलित करना होगा आपको। जैसे दिया है सिगार चोटी और फिर मालवा का पठार, ठीक है। उसके अलावा बुंदेलखंड का पठार दिया है और कौन सी? सिद्ध बाबा की चोटी दी है, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है गुडविल पीक या सद्भावना शिखर और रीवा पन्ना का पठार, और चौथा दिया होगा जो सुमेलित नहीं होगा। इस तरह से प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो जो रीवा पन्ना का पठार है, यहाँ की सर्वोच्च चोटी है वो है गुडविल पीक सद्भावना शिखर, जो कहाँ पर स्थित है? दमोह में स्थित है। दमोह के सिंग्रामपुर, नाम सुना होगा, वैसे इतिहास में मैंने बताया था ना राजा सिंग्राम शाह के बारे में, अभी नहीं पढ़ाया है, वैसे कुछ उल्लेख आ चुका है इसका। संग्राम शाह, तो संग्रामपुर या सिंग्रामपुर भी कहा जाता है, यहाँ पर राष्ट्रपति की विजिट भी हुई थी। तो सिंग्रामपुर जो है दमोह में, वहीं पर स्थित है गुडविल पीक सद्भावना शिखर, जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर, ठीक है। रीवा पन्ना पठार क्षेत्र से एक नदी बहती है, उसे कहा जाता है बीहड़ नदी। वैसे केवटी, बहुटी, पियावन ये भी छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन बीहड़ नदी के बारे में प्रमुख बात यह है कि इसके द्वारा एक जलप्रपात का निर्माण किया जाता है, जो संपूर्ण मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, उसे बोला जाता है चचाई जलप्रपात। चचाई जलप्रपात रीवा जिले के अंतर्गत, रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत रीवा जिले में बीहड़ नदी द्वारा निर्मित मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 130 मीटर है, ठीक है। ये जो बात है आप याद रखिएगा, ये कई बार आ चुका है, ठीक है। ये तो कॉमन सी बातें हैं, क्योंकि जो पढ़ाया जा रहा है वो कहीं ना कहीं आया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात, बीहड़ नदी, रीवा 130 मीटर, और सर्वोच्च चोटी गुडविल पीक सद्भावना शिखर 752 मीटर कहां पर है? दमोह सिंग्रामपुर में। इसकी औसत ऊंचाई बताई दी है 350 से 400 मीटर। यहाँ पर चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वैसे खनिजों की चर्चा अलग से होगी, लेकिन जब मैंने आपको विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में बताया था तो बताया था कि ये चूना पत्थर से भरपूर होती हैं, इसलिए आपने सुना होगा मैहर सीमेंट, एसीसी सीमेंट, मैहर सीमेंट। आप कभी भी कटनी जाएंगे या सतना साइड जाएंगे तो वहां पर आपको सीमेंट प्लांट मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि जो सीमेंट का जो कच्चा माल है वो चूना पत्थर ही है, तो चूना पत्थर यहाँ पर इजीली उपलब्ध है, इसलिए सीमेंट फैक्ट्री यहीं पर लगाई गई है, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो इसे बोला जाता है चूना पत्थर प्रचुर क्षेत्र। यहाँ के जलवायु और मृदा की बात करते हैं। जलवायु के बारे में एक विशेष बात यह है कि जैसे जैसे आप मध्य प्रदेश के दक्षिण की ओर जाएंगे तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली शाखा और अरब सागर की शाखा जब सतपुड़ा क्षेत्र से गुजरती है तो अधिकांशतः नमी इसी वाले क्षेत्र में अपनी त्याग देती है, गिरा देती है। तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे, उत्तर की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर जो जलवायु होती जाएगी वो शुष्क होती जाती है। यहाँ पर शुष्क, यहाँ पर उपाद्र और यहाँ पर होती है आर्द्र। देखिए कैसे, वैसे समझ गए होंगे बात को, ठीक है। यहाँ से जब कहाँ से देख ही लेते हैं, ये है भारत, ठीक है। भारत के यहाँ पर क्या है? बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर क्या है? अरब सागर शाखा। दोनों जो शाखाएं हैं जब भारत में स्थल में प्रवेश करती हैं तो जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में अत्यधिक बारिश कर देती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत भी है और कुछ बची होती है तो वो विंध्याचल वाली पहाड़ी है, वो गिरा देती है। फिर उसके बाद उत्तर में जाते जाते ये शुष्क हो जाती है, लेकिन पूर्णतः शुष्क नहीं होती। इसीलिए इस वाले क्षेत्र की जो जलवायु है वो अर्ध शुष्क पाई जाती है, इस वाले क्षेत्र की जो जलवायु है वो पाई जाती है उपाद्र, अर्थात ज़्यादा जो नमी होगी वो नहीं होगी, इसमें कम नमी होगी, और नीचे पाई जाएगी वो आर्द्र जलवायु। इसी कारण से जो बालाघाट वाला क्षेत्र है वहाँ पर दक्षिण पूर्वी वाला क्षेत्र है, अत्यधिक बारिश होती है। जैसे जैसे उत्तर की ओर बढ़ेंगे हम तो बारिश की मात्रा कम होती जाएगी,
ठीक है। तो यहाँ की जो जलवायु है वो उप आर्द्र जलवायु है, इसी कारण से यहाँ पर जो बारिश होगी वो थोड़ी सी अधिक होगी, अर्थात 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर औसतन बारिश, वार्षिक औसत बारिश कितनी है 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर। ठीक है। यहाँ का तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं है, वही 40-45 डिग्री सेल्सियस गर्मियों में, और ठंड में कितना हो जाएगा वही 4-5 डिग्री सेल्सियस। यहाँ की जो मृदा होगी वो मिश्रित लाल काली मृदा, जिस तरह से बुंदेलखंड, क्योंकि जो मृदा है उसका कोई एक पर्टिकुलर क्षेत्र डिफाइन नहीं किया जा सकता, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जो अधिकांश जिले हैं उनमें कौन सी मृदा पाई जाती है, तो उसी के आधार पर इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो अधिकांश क्षेत्र है वहाँ पर मिश्रित लाल काली मृदा पाई जाती है। वैसे यहाँ पर लाल पीली मृदा भी पाई जाती है, लेकिन प्रमुख रूप से मिश्रित लाल काली मृदा पाई जाती है। ठीक है। तो ये हो गई प्रमुख बातें रीवा पन्ना के पठार के बारे में। थोड़ी सी बात ये बच गई कि इसका जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ। तो निर्माण कैसे हुआ होगा, इस क्रम में कौन सी चट्टानें पाई जाती है, आर्कियन और विंध्यन क्रम की चट्टानें, तो उन्हीं का अपक्षय और अपर्दन हुआ होगा नदियों के द्वारा, और जिस मिट्टी का निर्माण हुआ होगा वो मिश्रित लाल काली मृदा होगी। इन चट्टानों से इसका निर्माण हुआ होगा। ठीक है। कुछ चीज़ें कॉमन कॉन्सेप्ट से आ जाएंगी, जब सभी चीज़ें आप पढ़ेंगे इकट्ठी करके तो उसमें आपको समझ आएगा कि हाँ यार ये तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक दो बातें पढ़ लेंगे, कुछ जो बिंदु हैं उनको याद कर लेंगे, तो आपको एक टेबुलर फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्म में बना लेना, तो वो ज़्यादा सरल रहेंगी वजह कि इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पर स्पेस की कमी है, इस कारण से थोड़ा सा इसको कंजस्टेड करके लिख दिया है। ठीक है। तो अगली क्लास है उसमें क्या पढ़ेंगे, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र, अर्थात मध्य उच्च प्रदेश का जो अंतिम उप प्रदेश है वो है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।